हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से स्वागत है ए टू जेड एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज से हिस्ट्री घटना चक्र पूर्वालोकन 2025 का अध्यायवार डिस्कशन देखेंगे। आपको लिखित माइंड मैप भी दिया जाएगा। तो चलिए प्राचीन भारत की इतिहास को शुरुआत करते हैं और पहला अध्याय हमारा होगा पाषाण काल। आपको इससे बेहतरीन तैयारी करने का मौका मिल जाएगा और को लिखित नोट्स के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं पाषाण काल। तो पाषाण काल का अर्थ होता है पत्थरों का युग। पत्थरों का युग। तो इतिहास के अनुरूप इसका काल क्या होगा? तो पहले तो हम बेसिक जानकारी देखेंगे कि पाषाण काल को किसके अंतर्गत रखते हैं। तो पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल है क्या? इसके अंतर्गत आता है क्या? तो प्राग ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है हमें, अर्थात हमें पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर आश्रित होना पड़ता है। इस चलते से प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारा पाषाण सभ्यता आता है। पाषाण मतलब होता है पत्थर, और जिस समय पत्थर की संस्कृति चल रही थी उसी को पाषाण काल कहा गया। तो प्राग ऐतिहासिक काल का आप सिंपल मीनिंग रखिएगा कि जिस काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। और प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या आते हैं? तो पाषाण सभ्यता आते हैं। दूसरा हम जानेंगे आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल क्या है? आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल जिसमें क्या लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं परंतु उसे पढ़ा नहीं गया, यानी पढ़ा नहीं जाने के कारण इसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसके अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता एवं ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता आते हैं। ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता के अंतर्गत हमारे आ जाएंगे आहड़, आ जाएंगे जोरबे, ये सब संस्कृतियां आती हैं जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य के साथ पठन भी संभव है। क्या ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या है कि लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और इसका पढ़ भी सकते हैं, इस कारण इसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल के अगर हम टाइम पीरियड के बारे में बात करें तो 6वीं शताब्दी के पश्चात घटित इतिहास ये है। ये हमारे भारत की आज़ादी तक के हैं और उसके बाद के जो इतिहास लिखे गए हैं आज़ादी के बाद, जिसे हम समकालीन भारतीय इतिहास कहते हैं। तो हमें पढ़ रहे थे पाषाण काल। पाषाण निर्मित उपकरणों के कारण या पत्थर युग भी इसे कह सकते हैं, इसे पाषाण काल कहा जाता। सर्वप्रथम 1863 में, यानी पाषाण काल की जानकारी कब? सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ होता है। मतलब वैज्ञानिक तरीकों से क्या होता है, इसके बारे में खोजबीन चालू हो जाता है, यानी प्रारंभ हो जाता है। पाषाण निर्मित उपकरणों के अधिकता के कारण इसे क्या कह दिया गया? पाषाण कहा गया। क्या कहा गया? पाषाण काल कहा गया। पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? पाषाण काल को कितने कालों में विभाजन किया गया है? तो इसको 3 भागों में विभाजन किया गया है। पूरा पाषाण काल जिस समय की मानव प्रारंभिक अवस्था में थी, जिस समय पत्थरों का प्रयोग क्या था, शुरुआती समय था, उसे पूरा पाषाण काल कहा गया। और धीरे धीरे उपकरणों की भिन्नता बढ़ती गई, इस कारण इसे मध्य पाषाण काल कहा गया। और आगे क्या हो गया? नव पाषाण काल, जिसमें पत्थरों को उपयोग के बारे में बेहद तरीकों से क्या है, आदि मानव को समझ आ गया था। तो पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव्य पाषाण काल। चलिए आगे चलते हैं। पाषाण काल का अर्थ क्या होता है अभी देख चुके हैं, पत्थरों का युग। इसी में हम लोग जाने क्या प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है और ऐतिहासिक काल क्या होता है। सर्वप्रथम पाषाण काल में अनुसंधान कब से होता है? तो 1863
से होता है। कब से? 1863 से होता है। अब हम लोग जानेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण क्या क्या है? तो इस समय को मानव जीवन पूर्णतः प्राकृतिक थी। क्या थी? पूर्णतः प्राकृतिक थी। और ये शिकार पर पूरा पाषाण काल मानव जीवन पूर्णतः प्राकृतिक थी। पुनः प्राकृतिक कहने का क्या तात्पर्य है, क्या लॉजिक है? तो उस समय के जो मानव थे वो काची था, हमारे प्रकृति पर निर्भरता अधिक थी, उसी पे वो निर्भर थे। उस समय वो समाज में न रह के छिटपुट जगहों पे रहते थे, जंगलों में रहते थे। वो सभ्य नहीं थे। वो शिकार के लिए जानवरों को क्या करते थे? अखेट करते थे। तो इस कारण उन्हें शिकारी कहा जाता था, यानी शिकार पर निर्भर थे। भोजन वे मांस एवं कंदमूल का उपयोग करते थे। उस समय तक के मानव में किसी प्रकार के सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक परिवर्तन नहीं दिखता है। तो पूरा पाषाण काल के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं। अब देखेंगे पूरा पाषाण काल को उपकरणों की विभिन्नता के आधार पर विभाजन। उपकरणों की विभिन्नता के आधार पर इसका क्या विभाजन है? तो इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व पूरा पाषाण काल मतलब प्रारंभ से भी क्या, इसके पहले की बातों को हम देखेंगे। मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। पूर्व पूरा पाषाण काल में हमें क्रोड उपकरण मिलते हैं, जिसके क्रोड उपकरण में हमें हस्त कुठार, खंडक और क्या मिल जाते हैं? बिदारिनी मिल जाते हैं। फिर मध्य पूरा पाषाण काल में हमें फलक उपकरण मिलते हैं और उच्च पूरा पाषाण काल में हमें क्या मिलते हैं? तक्षणी एवं खुरचनी उपकरण। कैसा उपकरण? तक्षणी एवं खुरचनी उपकरण। अब ये क्रोड उपकरण कैसे बनाया जाता था? तो उस समय के जो मानव थे वो पत्थरों को आपस में क्या कर टकरा कर उसके सल्क को निकाल लिया करते थे, और उस सल्क को निकालने के बाद पत्थरों में धार आ जाता था, और उसी धार को वो पूर्व पाषाण काल में क्रोड उपकरण के रूप में देखते हैं। फिर मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? उन धारदार पशुओं मतलब उतना ज़्यादा धार नहीं होता था, तो उसे क्या करते थे? एक पत्थर को ऊपर से बड़े पत्थर को रखकर क्या करते थे? उसको चाट देते थे और उसके बाद उसका सल्क निकालते थे, और सल्क इतना ज़्यादा नुकीलेदार, तेज धार हो जाता था, तो इससे फलक उपकरण में गिन लेते हैं। उच्च पूरा पाषाण काल जिसमें तक्षणी एवं खुरचनी उपकरण मिलते हैं। यहाँ पे जो पत्थरों का औजार मिलते हैं हम लोगों का, वो अत्यधिक सूक्ष्म और तेज धार वाले मिलते हैं, इसलिए से तक्षणी एवं खुरचनी उपकरण इस श्रेणी में रखा जाता है। अब हम लोग देख रहे थे क्या? पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति आती है। क्या आती है? पूरा पाषाण काल में चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति आती है। इसका साक्ष्य हमें मिलता है कहाँ से? तो पंजाब की सोहन नदी घाटी से। पंजाब की सोहन नदी घाटी से चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो कहाँ इसका साक्ष्य मिलता है? तो पाकिस्तान से मिलता है। और कौन से नदी घाटी में है? तो सोहन नदी घाटी में है। दूसरा एक और संस्कृति के बारे में हमको पता चलता है पूरा पाषाण काल के, वो हैंड एक्स संस्कृति है। क्या? हैंड एक्स संस्कृति। सब प्रथम भारत के तमिलनाडु के चेन्नई समीप पलवरम एवं अतिरंपक्कम से हैंड एक्स संस्कृति की जानकारियां हमें मिलती हैं। हैंड एक्स संस्कृति में क्या है? जिसका क्या है? कुल्हाड़ी हो गया, क्लीपर हो गया, स्क्रेपर। जैसे हैंड एक्स संस्कृति इस वजह से नाम रखा गया होगा कि उस समय के जो पत्थरों को एक लकड़ी के हत्थे के से बांध कर क्या किया जाता होगा? प्रयोग किया जाता होगा, या तो लकड़ियों को या तो मांसों को काटने में। इस कारण इसे हैंड एक्स संस्कृति कहते हैं। इस समय के साक्ष्य हमें मिलते हैं जो पूरा पाषाण कालीन है। ये हैंड एक्स संस्कृति की जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? तो तमिलनाडु के चेन्नई के समीप स्थित पलवरम एवं अतिरंपक्कम से। हैंड एक्स संस्कृति के बारे में जानकारी हमें रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में दी। 1863 ईस्वी में दिए रॉबर्ट ब्रूस फुट
एक ब्रिटिश भूवैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। क्या थे? एक ब्रिटिश भूवैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। आगे देखेंगे, वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? डी टेरा के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल सोहन नदी घाटी में अनुसंधान करती है। क्या करती है? वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज दल है जो सोहन नदी घाटी में अनुसंधान करते हैं। क्या करते हैं? अनुसंधान करती है। तो चापर चापिंग पेउल संस्कृति का साक्ष्य में पूरा पाषाण काल में। हैंड एक संस्कृति का जानकारी हमें कब का मिलता है? तो पूरा पाषाण काल के बारे में पता चलता है। सोहन नदी घाटी के बारे में अनुसंधान कौन किया? तो डी टेरा के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया ना। आगे चलते हैं, बेलन घाटी। ये बेलन घाटी के बारे में जानेंगे। तो बेलन घाटी में इसका अनुसंधान इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रोफेसर, कौन? इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के नेतृत्व में क्या किया जाता है? अनुसंधान किया जाता है। जी.आर. शर्मा के नेतृत्व में अनुसंधान किया जाता है। ये पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। ये कब का संबंधित है? पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। बेलन घाटी, यहाँ से 44 पुरा स्थल मिले हैं। क्या मिले हैं? 44 पुरा स्थल मिले हैं। और लोहांदा नाला क्षेत्र से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। बेलन घाटी में ही क्या है? लोहंदा नाला क्षेत्र, यहाँ से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है। यह प्रतिमा अभी भी कौशाम्बी संग्रहालय में क्या है? स्थित है। अब हम जानेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति, फलक ब्लेड स्क्रीपर संस्कृति कहा जाता है। मध्य पाषाण काल को फलकों की अधिकता के कारण इसे मध्य पाषाण काल के अंतर्गत रखा जाता है। इस समय के जो उपकरण थे उसे क्या? पत्थरों के बीच में चाट कर इसके सल्क को निकालकर तेज धार बनाया जाता था। मध्य पाषाण काल के उपकरण जो ज्यादातर हमें मिलते हैं वो क्वार्टजाइट पत्थरों से बनाया जाता था। किससे बनाया जाता था? तो क्वार्टजाइट पत्थरों से बनाया जाता था। पूरा पाषाण काल के जो मानव थे वो अग्नि से अपरिचित थे। क्या थे? अग्नि से अपरिचित थे। कारण क्या था? कि वो कच्चा मांस को खाते थे। पूरा पाषाण के मानव अग्नि से क्या थे? अपरिचित थे। कारण क्या है इसका? कि कच्चा मांस वो खाते थे। शिकारी थे। पशुपालन एवं कृषि का ज्ञान नहीं था। इन बातों को आप ज्यादातर ध्यान रखिएगा। मध्य पाषाण काल भारत में इसकी जानकारी 1867 में, मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी 1867 में आर्कीवाल्ड कैंपबेल कुलाइल ने दिया। आर्कीवाल्ड कैंपबेल कुलाइल ने दिया। मध्य पाषाण काल की जानकारी हमें किस क्षेत्र मिलती है? तो विंध्य क्षेत्र से। और विंध्य क्षेत्र में हमें सबसे पहले मिलता है रॉक पेंटिंग यानी शैल चित्र मिलता है। मध्य पाषाण काल के औजार कैसे थे? सूक्ष्म पाषाण के औजार थे। क्या? छोटे से पत्थरों से क्या बनाया जाता था? तेज धार वाली क्या बनाया जाता था? औजार। इस समय भारत में मानव अस्थि पंजर मिलना प्रारंभ हो चुकी थी। क्या? अस्थि पंजर मिलना प्रारंभ हो गया था। चलिए फिर हम मध्य पाषाण काल में देखेंगे लंघ नाच। क्या देखेंगे? लंघ नाच। लंघ नाच कहाँ है जी? तो गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। ये मध्य पाषाण कालीन पूरा स्थल है। कैसा स्थल है लंघ नाच? मध्य पाषाण कालीन पूरा स्थल है। यहाँ से पशुओं की हड्डियां, किसकी हड्डियां? पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान और कुछ मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पशुओं की हड्डियां मिलते हैं, कब्रिस्तान मिलते हैं और कुछ मिट्टी के बर्तन और 14 मानव कंकाल मिलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि हमें अस्थि पंजरों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मध्य पाषाण काल से मिलते हैं। उसी में लंघ नाच है। लंघ नाच कहाँ है? गुजरात में है।
फिर देखेंगे मध्यपाषाण कालीन स्थल महदहा। महदहा कहाँ है? तो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है। महदहा कहाँ से संबंध रखता है? तो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। यहाँ से हमें हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण मिलते हैं। हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण, हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण। इसका विभाजन C.R. शर्मा के द्वारा किया गया। किसका? महदहा का। महदहा का विभाजन किसने किया? G.R. शर्मा द्वारा। इन्होंने 3 भागों में विभाजन करता है महदहा को। एक को झील क्षेत्र, दूसरा का बुच्चड़ खाना संकुल क्षेत्र और तीसरा कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। बुच्चड़ खाना संकुल क्षेत्र से यहाँ से हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पे मिलते हैं। हड्डी एवं सिंह निर्मित क्या उपकरण एवं आभूषण क्या बड़े पैमाने पर मिलते हैं। तो अभी तक हमने मध्यपाषाण काल के 2 पुरास्थल देख लिए, लंघनाच और महदहा। महदहा प्रतापगढ़ के उत्तर प्रदेश में स्थित है और लंघनाच गुजरात में स्थित है। लेखक डॉक्टर जयनारायण पांडे। कौन? लेखक डॉक्टर जयनारायण पांडे की पुस्तक है पुरातत्व विमर्श। इन्होंने इसमें बताया कि महदहा, सराय नाहराय एवं दमदमा तीनों स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण मिलते हैं। किसने? पुरातत्व विमर्श किसने लिखा? डॉक्टर जयनारायण पांडे ने। इन्होंने महदहा, सराय नाहराय एवं दमदमा तीनों क्षेत्रों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण के बारे में बात करते हैं। फिर अगला जो मध्यपाषाण स्थल है वो दमदमा है। क्या है? दमदमा। इसका उत्खनन फलस्वरूप पश्चिमी एवं मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल 21 मानव सावधान मिले हैं। कहाँ से? पश्चिमी एवं मध्यवर्ती क्षेत्रों से 21 मानव सावधान कहाँ से मिले हैं? दमदमा से, जिसमें 5 युग्म सावधान हैं जो जोड़ी के रूप में रहते थे और एक में 3 कंकाल एक साथ दफनाए मिले हैं, शेष एक एक करके। इस प्रकार मिलाकर 48 हो जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ऑर्गन विश्वविद्यालय के अनुसार जॉन और लुकास। कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका ऑर्गन विश्वविद्यालय के जॉन और लुकास के अनुसार लेखलेहिया में कुल 21 मानव कंकाल मिलते हैं। कहाँ से? लेखिया से 27 मानव कंकाल मिलते हैं। पशुपालन प्रारंभ कहाँ से कब से होता है? तो मध्यपाषाण काल में पशुपालन प्रारंभ हो जाता है मध्यपाषाण काल से। सर्वप्रथम काची मानवों ने क्या पालतू बनाया? तो कुत्ता को पालतू बनाया। भारत में पशुपालन का साक्ष्य देखेंगे। भारत में पशुपालन का साक्ष्य आदमगढ़, नर्मदापुरम MP। आदमगढ़ कहाँ है? तो नर्मदापुरम MP तथा बगौर, ये भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है। बगौर कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा राजस्थान। तो यहाँ से क्या हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? आदमगढ़ एवं बगौर से। मध्यपाषाण काल में मानव शिकार, मछली पकड़कर एवं खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरने प्रारंभ कर दिया था। अब वो मध्यपाषाण काल तक आते आते वो क्या करते हैं? शिकार, मछली पकड़कर खाना और वस्तुओं को इकट्ठा करने लगे थे, जिससे वो कभी इच्छा करे शिकार न करने के तो वो संग्रहित वस्तुओं को क्या करे? खाकर अपना पेट यानी आजीविका को क्या कर सकते थे? चला सकते थे। भीमबेटका, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है भीमबेटका के बारे में। तो भीमबेटका तो पहले आपको बता दें कि ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित था। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में ये प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला का भीमबेटका किसका उदाहरण है? तो प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र का। आप समझ रहे हैं ना कि इस समय का मानव था जो लिखना पढ़ना नहीं जानता था, उस समय भी क्या वो शैलों पे क्या चित्रकारी कर रहे थे। तो भीमबेटका है जो क्या है? प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। भीमबेटका शैल चित्रों को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। भीमबेटका के शैल चित्रों को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। अभी तक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हो चुके हैं
कहाँ से? भीमबेटका से 700 से अधिक शिलाश्रय, जिसमें से 500 पे चित्रकारी मिला है, 500 पे चित्रकारी मिला है, जिसमें यूनेस्को ने 243 शिलाश्रय को क्रमांक भी प्रदान कर दिया है। क्या क्रमांक प्रदान किया? यहाँ पे क्रमांक प्रदान करने का सेंस यह होगा कि उनकी द्वारा, किसके द्वारा? आदि मानवों के द्वारा कौन से पत्थरों पे पहले चित्रकारी की गई होगी और किस उसके बाद किस पे की होगी, इस प्रकार वो क्या किया? नंबरिंग दिए हैं। अब हम जान लेते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। क्या है यूनेस्को? संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जिसका गठन 16 नवंबर 1945 को होता है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को का फुल फॉर्म देखेंगे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। कहाँ? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। आगे चलेंगे, नवपाषाण काल के बारे में जानेंगे। नवपाषाण काल के टाइम पीरियड समय काल है 10,000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व। इसका अन्य नाम क्या है? तो इसे अन्न उत्पादक युग कहा जाता है। सोचो यहाँ पे कितना बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है कि जो पूरा पाषाण काल था उसमें मानव क्या था? आग से अपरिचित था। वो पाषाण निर्मित तो उपकरणों में क्या कर रहे थे? शिकार करने के क्रम में उन औजारों में धार को क्या कर रहे थे? और ज़्यादा ला रहे थे, यानी औजारों में परिवर्तन देखने को मिल रहा था। और उस समय मानव क्या था? पशुपालन नहीं कर रही थी, कृषि नहीं कर रही थी। ऐसा कब? मध्य पाषाण काल में क्या हमें पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त होता है। इस समय वो पशुओं को पालन कर रहे थे, मवेशियों को पालन कर रहे थे, जिसमें कुत्ता, भेड़, बकरी ये सब थे। अब जब नवपाषाण काल आता है तो यहाँ पे अन्न उत्पादक युग प्रारंभ होता है। अब यहाँ पर वो अन्न को क्या करेंगे? उपजाने लगेंगे अपनी जरूरतों को हिसाब से। तो अन्न उत्पादक युग अर्थात सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ। अन्य उत्पादक अर्थात सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ होता है। यही आग की खोज इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में मानी जाती है। नवपाषाण काल में आग की खोज होता है, हम लोग अन्न को उगाने लगते हैं। ऐसा नहीं था कि पहले आग नहीं लगता था, पूरा पाषाण काल में भी आग लगता था, बाकी हमें उसकी आइडिया नहीं पता था कि किस प्रकार हम आग को जला सकते थे। वो प्राकृतिक पर निर्भर थे। जब कभी हवा गर्मी के मौसम में पेड़ों के रगड़ के कारण जंगलों में आग लग जाते थे तो बहुत सारे काची जानवरों काची हो जाते थे। आग के चपेट में आने का कारण वो झुलस कर मर जाते थे। तो उन्हें क्या? उन्हें मांस प्राप्त हो जाता था और वो खाते थे, उनको टेस्ट मिल चुका था कच्चे मांस और पक्के मांसों में। तो ये फिराक में रहते थे कि आग लगी होगी जंगलों में कैसे। तो वो काची अंधविश्वास यानी भगवान पे भरोसे एवं प्रकृति पर भरोसे बैठे रहते थे। ऐसे ऐसे जब समय काल बदलते रहा, 2.5 लाख ईसा पूर्व तक हम लोग 10,000 ईसा पूर्व में आए, तब हमें क्या आग के बारे में जानकारी पता कि आग हम इस प्रकार उन तरीकों के बारे में जाने। इसलिए कहा जाता है कि नवपाषाण काल में आग की खोज एक बड़ी उपलब्धि है। मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति भी आने लगी। अब मानव अगर अन्न उगाएगा, वो समाज में रहेगा तो अस्थायित्व का भावना तो जागेगा ही। उनके परिवार, बाउंडेशन, रिश्ते, जब रिश्ते बनेंगे तो उनको एक दूसरे से क्या करेंगे? बांधने का प्रयास करेंगे। और इन्हीं बांध के कारण वो काची अस्थायी निवास के जब वो अन्न उगाएंगे तो उन्हें लंबे समय तक उस क्षेत्र में रहना होगा। तभी तो देखेंगे यहाँ पे किस मौसम में कब ये अन्न को हम उपजा सकते हैं, वो ऋतु पर निर्भर होने लगे। वो कुत्ते को पालतू बनाए, काची कुत्तों के, तो पहिए का आविष्कार हो गया, पहिए का आविष्कार हो गया। तो हम लोग को नवपाषाण काल में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। क्या क्या? एक तो अन्न उत्पादक युग भी से के नाम से जाना जाता है। आग की खोज हो गया, मानव अस्थायी निवास की प्रवृत्ति आने लगी, कुत्ते को पालतू बनाया गया, पहिए का आविष्कार हो गया।
फिर देखेंगे मेहरगढ़, कुत्ते के पालतू वो काची अधिकांशता करने लगे बड़ी पैमाने पे। मेहरगढ़ गेहूं के साक्ष्य मिलता है। कब का मिलता है? 7000 ईसा पूर्व का। मेहरगढ़ से गेहूं का साक्ष्य मिलता है 7000 ईसा पूर्व का। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप में, कहाँ भारतीय उपमहाद्वीप में हमें गेहूं के हमें अनाज का सबसे पुराने साक्ष्य कौन होंगे, तो आप मेहरगढ़ नहीं जाकर काची लेहुरा देव को टिक करेंगे। अगर मेहरगढ़ रहेगा तो मेहरगढ़ को टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में लेहुरा देव और मेहरगढ़ दोनों रहेंगे तो हम मेहरगढ़ को न टिक करके लेहुरा देव को टिक करेंगे। तो मेहरगढ़ से काची गेहूं का साक्ष्य मिले हैं और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। फसल अनाज के रूप में गेहूं, जाई, राई, जौ यहाँ लोग उगाते थे। फिर देखेंगे पाकिस्तान बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान बलूचिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान बलूचिस्तान में स्थित है। यही देखिए, नवीन खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य वाला स्थल, प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य वाला, तो यूपी के संत कबीर नगर जिले में स्थित कौन है? लेहुरा देव। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व किसका साक्ष्य मिलता है? चावल का साक्ष्य मिलता है। किसका? चावल का साक्ष्य मिलता है। तो प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य वाला अगर मेहरगढ़ और लेहुरा देव रहेगा तो लेहुरा देव अब टिक करेंगे। प्राचीनतम चावल का साक्ष्य, प्राचीनतम चावल का साक्ष्य पहले क्या था? इन खोजों से पहले कुलडीहवा था। ये यूपी के प्रयागराज जिले में स्थित था और वे किस नदी घाटी में था? तो बेलन नदी घाटी में था। ये 6500 ईसा पूर्व का। कब का? 65। चावल की भूसी यहीं से मिलती है। अब देखेंगे चीन है जो यांगत्री नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व में क्या उगाया जाता था? चावल उगाया जाता था। कहाँ? चीन के यांगत्री नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व। मक्का का प्रथम साक्ष्य में मिलता है 6000 ईसा पूर्व में मैक्सिको से। म से मक्का, म से मैक्सिको। चीन पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक का साक्ष्य। अगर कोई आपसे पूछ ले पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता का साक्ष्य, तो ये मेहरगढ़ से मिलता है। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। अब जानेंगे हम बुर्जहोम। अब हम नवपाषाणकालीन स्थलों के बारे में जान रहे हैं। तो बुर्जहोम है। बुर्जहोम कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। यहाँ से गर्तावास एवं मानव कंकाल के साक्ष्य, कुत्ते को कंकाल मिलता है, गर्तावास मिलता है, गड्ढों वाला घर मिलता है हमें, और मानव कंकाल के साथ कुत्ते का दफनाने का हमें साक्ष्य मिलता है। इसकी खोज 1935 में डी टेरा एवं पैटरसन ने की थी। बुर्जहोम की खोज कौन की थी? डी टेरा और पैटरसन ने। फिर हम देखेंगे गुप्त कराल। गुप्त कराल भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ से हड्डी के उपकरण मिलते हैं। इसका अर्थ होता है कुलाल या कुम्हार की गुहा। कुम्हार की गुहा। जैसा अब देखते हैं जो कुम्हार लोग थे है वो मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए क्या एक छातेदार टाइप का क्या घर का निर्माण था, इसी प्रकार वो होते थे। ये नवपाषाणकालीन। तो गुप्त कराल कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। यहाँ से हड्डी के उपकरण मिलते हैं। ये नवपाषाणिक स्थल है ना। अब देखेंगे संगलकल्लू। संगलकल्लू पहले है तो कहाँ है? तो कर्नाटक के बेल्लारी जनपद में स्थित है। संगलकल्लू कहाँ है? तो कर्नाटक के बेल्लारी जनपद में। ये भी नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ से राख के टीले प्राप्त होते हैं। राख के टीले। अब सोचो राख के टीले मिलेंगे तो इससे तुम आइडिया लगा सकता है कि यहाँ पे मानव था जो बस रहे होंगे और आग से परिचित होंगे। तो संगलकल्लू कहाँ है? कर्नाटक के बेल्लारी जनपद में स्थित है। पिकली हल एवं उत्तरनूर आदि स्थलों से राख के टीले मिले हैं। सिर्फ संगल